शिखर, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो बताइए, इस वक्त जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियों का सीज़न है और वीज़ा के लिए लोग लाइन अप कर रहे हैं, कैसा ट्रेंड दिख रहा है? वाकई ये बीट कर रहा है फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट्स? बिल्कुल स्वाति जी, जैसे अभी आप देख रहे हैं 27 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया, सारी फ्लाइट्स रिज्यूम हो चुकी हैं। तो हम लोगों को जो इस समय डिमांड दिख रही है, और सारी एम्बेसीज ने हमें बुलाया है अपने सारे ऑफिस इंडिया में, जितने और सब छोटी टायर 2 टायर 3 सिटीज में, वो भी स्टार्ट करने के लिए वापस बोल दिया है। तो हमें लग रहा है कि इस समय डिमांड तो बहुत ज्यादा ही सरपास होने वाली है सप्लाई से, बिकॉज कैपेसिटी लिमिटेड है एम्बेसीज के साथ अंदर भी वीजाज देने की। पर हमें डिमांड और रिक्वेस्ट जितनी आ रही है, वो मेरे को लगता है 2019 लेवल तक की डिमांड आने की मुझे लगता है क्षमता है इस साल। बढ़िया। सो डिमांड अच्छी आ रही है और उसकी आप एक्सपेक्टेशन अच्छी रख रहे हैं। लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ, डिमांड सिनेरियो तो स्ट्रांग है, जो कंसर्न्स हैं वो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ हद तक है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, जैसे रशिया और यूक्रेन में जो दिक्कतें हैं, उसका कितना असर आपके बिजनेस पर पड़ रहा है या नहीं? और ट्रैवल को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं? कुछ आंकड़े हैं जो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल स्वाति जी, जैसे आप जानते हैं बीएलएस इंटरनेशनल आज की डेट में 60 से ज्यादा कंट्रियों में काम कर रहा है, और हम 46 से ज्यादा क्लाइंट गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट 2 साल से कोविड के बावजूद अगर आप देखें, हमने लास्ट 9 महीने में 590 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कराया, और लास्ट क्वार्टर में ही 227 करोड़ का रेवेन्यू विद 28 करोड़ ऑफ एबिटा कराया, जो हमारा लास्ट 15 क्वार्टर में हाईएस्ट एबिटा मार्जिन है। ये सब नंबर और आंकड़े जो हमने अचीव करे हैं विदाउट एनी रशिया और यूक्रेन नंबर्स हैं। तो अगर देखें, हम लास्ट 2 साल से यूक्रेन और रशिया के तो कोई नंबर आ ही नहीं रहे थे हमारे पास, और आज भी अगर हम देखें तो रशिया के नंबर आने शुरू हो गए हैं वापस, और नंबर बढ़ रहे हैं। हमें जो लग रहा था जितनी जल्दी बढ़ जाएंगे नंबर, एप्लीकेशन काउंट, उतनी जल्दी नहीं बढ़ रहा है। रशिया में आज की डेट में हम लोग 4 कंट्रीज के लिए काम करते हैं, जैसे इटली, पोर्चुगल, स्पेन और इंडिया गवर्नमेंट के वीजा करते हैं। तो नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, अभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, पर उसके बावजूद हमारे रेवेन्यू और मार्जिन पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। मार्जिन्स और रेवेन्यू पर इफेक्ट नहीं है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। और ओवरऑल डिमांड आप कह रहे हैं अच्छा है। सबसे ज़्यादा डिमांड सर कहाँ से आ रही है इस वक्त? और आगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर किस तरीके की स्थिति है? कहाँ कहाँ पे आप और ऑर्डर्स अच्छे बैक करने की पोजीशन में है? इस साल कैसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एडिंग न्यू डेस्टिनेशंस टू योर पोर्टफोलियो? देखिए, डिमांड की अगर बात करें तो इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है जहां सबसे अच्छी डिमांड आ रही है आजकल, और बहुत सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका में और यूके की। लंदन में हमारी बहुत अच्छी डिमांड आ रही है इस समय। बहुत लोग ट्रैवल करना चाहते हैं यूके से और दूसरी कंट्रीज में, यूरोप के अंदर। तो डिमांड इन कंट्रीज से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रशिया से भी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। चाइना में अभी डिमांड प्री कोविड लेवल पर ही है, बिकॉज वहां पर अलग सिनेरियो चल रहा है। बट ग्लोबली अगर आप देखें तो हम लोगों ने लास्ट मंथ तक 50% नंबर ही अचीव कर दिए 2019 के लेवल के। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, और ये रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी हमने इन्हीं नंबर्स पे अचीव करा है। तो आगे जाके मुझे लगता है इस साल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है, बारिंग अ फ्यू कंट्रीज, डिमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए और नंबर्स बहुत बढ़ने चाहिए। नंबर्स बढ़ने चाहिए, और उसी की वजह से मैं देख रही थी आपका 9 मंथ्स FY22 रिजल्ट्स में पैट अगर हम देखें तो वो ज़्यादा है इवन प्री कोविड लेवल से। तो क्या हम ये कह सकते हैं सेफली दैट FY23 आपका वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स होगा सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ BLS? एटलीस्ट अनुमान यही लगाया जा रहा है, ये सही होगा कहना? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि 100 अगर हम कंजर्वेटिव भी चलें तो हम लोग ने जो ये नंबर्स अभी अचीव करे हैं 50% एग्जिस्टिंग बिजनेस के नंबर्स पर हैं। हमने लास्ट 2 साल पे बहुत सारे नए टेंडर्स भी जीते थे, जैसे हमने फिलीपीन गवर्नमेंट का काम जीता था, ब्राजील गवर्नमेंट का काम कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, एस्टोनिया गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जो हम कोविड के टाइम परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो अगर इनका रेवेन्यू और मार्जिन भी ऐड करेंगे हमारे अंदर बिजनेस में, तो हमारा और ग्रोथ होगी। और अगले 2 सालों में, जैसे मैंने पहले बात करी थी, $1.5 से $2 बिलियन के टेंडर्स आ रहे हैं इस आउटसोर्सिंग मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के, जैसे यूएस, यूके, कनाडा और यूरोप की बहुत गवर्नमेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम बिड भी कर रहे हैं, क्वालिफाई भी हो गए हैं, और हमें टेंडर्स मिलने भी शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अगर ये सब हम कंबाइन करेंगे तो आई थिंक BLS 2023 में तो बहुत अच्छे नंबर ला सकती है। ओके, बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से बताया क्यों परफॉर्मेंस अच्छी है। टेंडर्स की बात की और मैं थोड़ा सा वहाँ पर स्ट्रेच करना चाहूँगी। $1 से $2 बिलियन आपने कहा, इतनी अपॉर्चुनिटी है आने की विद फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आपने ये $1 से $2 बिलियन में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका कितना बिजनेस आप यहाँ ले सकते हैं, और कितनी विन्स यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में? पर्टिकुलरली कितना ट्रांसलेट होगा ये?
देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लाके ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बताऊं, तो पूरे विश्व में इस इंडस्ट्री में खाली 3 ही बड़ी कंपनी काम कर रही हैं, जिसमें अकेली इंडियन कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल है। और सारी गवर्नमेंट चाहती है कि काम बांटा जाए कंपनीज के अंदर। तो जितनी ये गवर्नमेंट्स है चाहती हैं कि इन तीनों कंपनी के बीच में थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर इनको दिया जाए। तो इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, इन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर में हमें कुछ भी मार्केट शेयर मिलता है, जो गवर्नमेंट्स की पहल है और वो चाहते भी हैं, तो हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर्स पे मैं गारंटी नहीं कर सकता कितना परसेंटेज हमें मिलेगा, बट जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और हमने प्रूव करके दिखाया है, हमें लगता है कि हमें और मिनिमम से मिनिमम अगर 20 से 30% भी काम मिलता है, तो हम लोगों की रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। % मिनिमम अगर हमें आपने बोला काम मिलेगा तो उसका असर क्लियरली यहाँ पर ऐड होते हुए दिखेगा, और पूरी पूरी उम्मीद तो वही लग रही है। मैं देख रही हूँ आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट अबाउट 370 करोड़ हैं एज ऑन 31 दिसंबर 22। क्या कैसे डिप्लॉय करेंगे फंड्स, कहाँ यूज़ होंगे, और आगे जैसे इंक्रीमेंटल आप बिजनेस बता रहे हैं तो यहाँ पर फंड्स और जुटेंगे, कहाँ पर यूजेज होगा, एक्विजिशंस पर क्या फोकस हो कंपनी का? देखिए स्वाति जी, हम लोग ये फंड्स हमने 10 से 12 साल की मेहनत में जुटाए हैं कंपनी के अंदर। लास्ट 2 साल भी जो कोविड का मुश्किल पीरियड था, वो भी हमने सब प्रॉफिट के बावजूद इन फंड्स की वजह से यूज करा है। हम इस फंड्स को इसीलिए तैयार कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि ये साइकिल कॉन्ट्रैक्ट्स की आने वाली है, जो आ गई है 1.5 से 2 बिलियन डॉलर। इसमें भी हमारी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी, सारे ऑफिस हमें वर्ल्ड ओवर डिप्लॉय करने पड़ेंगे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो एक तो फंड की यूजेज इसके अंदर होगी। देखें आप, अगर हमने लास्ट क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट डिविडेंड डिक्लेयर करा है कंपनी का आज तक, इंटरिम डिविडेंड। और हम लोग एक्विजिशन के लिए भी कंपनीज देख रहे हैं। वीजा आउटसोर्सिंग में 1-2 रीजनल प्लेयर्स हैं जो कोविड के टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जो बिकने के लिए खड़े हैं। और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट में भी 1-2 कंपनियां देख रहे हैं, पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। अगर हमें लगता है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन और कॉन्ट्रैक्ट्स में अलाइनमेंट होगी और हमें मुनाफा होगा कंपनी को, तभी हम इन पैसे को उन एक्विजिशन में डिप्लॉय करना चाहेंगे। ओके तो कुछ एक्विजिशंस हैं, इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशंस हैं जो आप देख रहे हैं। बट लास्ट टाइम जब बात की थी, मैं वहाँ से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। एक तो आपने कहा था 1-2 एक्विजिशंस देख रहे हैं, तो इन्हीं लाइंस में वो एक्विजिशंस हैं, कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्या टिकट साइज है, इज दैट फर्म्ड अप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो पिछली बार भी हमने बात करी थी, उन्हीं लाइंस में हम एक्विजिशंस को देख रहे हैं, और जैसे ही कुछ फर्म अप होगा हम अनाउंसमेंट करेंगे। आपने कहा था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप्स कई बैंक्स के साथ आप देख रहे हैं करते हुए, उस पर क्या अपडेट है, हमें बता सकते हैं? बिल्कुल स्वाति जी, तो हमने जैसे बताया था कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी बन चुके हैं इंडिया में, जिसमें हम हर क्वार्टर में नए बैंक्स ऐड कर रहे हैं अपने साथ। तो हमने इन क्वार्टर्स में भी ऐड करे हैं और बहुत सारे और टेंडर भी आ चुके हैं उसके अंदर। तो जैसे ही हम मार्केट में अनाउंस करेंगे उन नए कॉन्ट्रैक्ट जो हम जीत चुके हैं और जीतने वाले हैं, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा न्यूज में। ओके तो वहाँ पर कुछ एक्शन है आगे, जैसा आप इंडिकेट करें। एक और बात है, आपने कहा था आप बिड करेंगे अग्रेसिवली फॉर वीज़ा काउंसलिंग, इफ आई एम राइट लास्ट टाइम, वहाँ पर क्या अपडेट देंगे? मैंने जो बोला था कि हम वीजा काउंसलर सर्विसेज के लिए बहुत एग्रेसिवली बिड कर रहे हैं। काउंसलर सर्विस में पासपोर्ट रिन्यूअल भी आता है। जैसे मैंने बताया था, अभी तक ये जो जितने टेंडर चल रहे हैं 1.5 से 2 बिलियन भी, ये भी खाली 50% आउटसोर्स मार्केट में चल रहे हैं। जो 50% नॉन आउटसोर्स मार्केट है, वो भी उन्होंने गवर्नमेंट से भी आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। जैसे हम फिलीपीन गवर्नमेंट का काम जीते हैं अभी 3 कंट्री में, ब्राजील गवर्नमेंट का काम जीते हैं 2 कंट्रियों में। इन सब कंट्रियों ने पहली बार आउटसोर्सिंग करी है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी और कंट्री से बात कर रहे हैं, जिसमें ना कि ओनली वीजा, पासपोर्ट आउटसोर्सिंग के जो बहुत अच्छे नंबर्स हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री आउटसोर्स करने की गवर्नमेंट बात कर रही है। ऑल्सो आपने कहा था कि आई थिंक आप इंश्योरेंस रेगुलेटर से भी बात कर रहे हैं फॉर इंश्योरेंस बिजनेस, वहां पर क्या अपडेट है? देखिए, जैसे मैंने बताया था, हम लोग साल की 1.5 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं वीजा, पासपोर्ट और सिटीजन सर्विस मिलाकर। इन सारे एप्लीकेंट्स को डिमांड होती है वीजा इंश्योरेंस सर्विसेज की। हम लोग वीजा की बात करें तो लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और बहुत अच्छा रेवेन्यू और बहुत अच्छा फायदा हो रहा है लोगों को। और अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि सेम चीज हम सिटीजन सर्विस में इंप्लीमेंट करें, जहां पर लोगों को मोटर इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर अलग इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लोग हमारे सेंटर्स में ऑलरेडी आ रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज लेने,
जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ सकता है। तो अभी हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं कि हम लोग अलाउ कैसे करा जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रीच है हमारी विद इन इंडिया। वो हमारे सेंटर्स को कैसे अप्रूव करेंगे जहां पे हम इंश्योरेंस बेच पाए, क्योंकि हम सब कुछ विद इन लॉ और विद इन अप्रूवल करते हैं गवर्नमेंट से। तो ये एक नेचुरल एक्सटेंशन होगा आपके बिजनेस का, आगे इसमें स्कोप आप स्ट्रांग देखते हैं? बिल्कुल स्वाति जी, अगर आप अनुमान लगाइए, हम लोग जितनी एप्लीकेशन कर रहे हैं, हमारा ज्यादा से ज्यादा एम ये रहता है कि हम लोगों का फायदा करें, लोगों को कहीं और ना जाना पड़े उन्हीं सर्विसेज के लिए। तो लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो रिक्वायर करते हैं कि आप ये सब बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है बहुत सारी सर्विसेज, तो जिससे हमारा पर एप्लीकेशन रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है। और इस यही रीजन है, लास्ट ईयर 2 साल कोविड के बावजूद, हम एप्लीकेशन काउंट 50% होने के बावजूद हम लोगों ने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त दिखाई है कंपनी। मैं यही जानना चाहती हूँ क्योंकि आपकी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रही है और जिस तरह से मार्जिन्स आगे दिख रहे हैं बिजनेस के, आपकी एक्सपांस जो और ज्योग्राफीज की बात आप कर रहे हैं, तो मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, किस तरीके के मार्जिन्स एक्सपेक्टेड हैं एज द बिजनेस विल कॉन्स्टेंटली ग्रो? मार्जिन्स इंक्रीमेंटल कैसे हमें यहाँ से अच्छे खासे बढ़त दिख सकती है, या इसी रेंज में ही रहेंगे? देखिए, हम ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में 14 से 15% एबिटा मार्जिन में पहुंच चुके हैं, और मेरे को लगता है मार्जिन की बढ़त बहुत ज्यादा इसलिए होगी, उसके 2-3 कारण है। एक तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं उसमें हमें ज्यादा प्राइजेस में मिल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ने प्राइस भी बढ़ा दिया है जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो अवार्ड करती है। उसके अलावा हम लोगों का नेटवर्क ऑलरेडी वर्ल्ड में बन चुका है। अगर आप देखें 60 से ज्यादा कंट्रियों में हमारा नेटवर्क बन चुका है, तो हमें बहुत सारी कॉस्ट दोबारा इंकर नहीं करनी पड़ेगी। हमारे ऑलरेडी कंट्री मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, ऑफिसेस भी हैं बहुत हद तक, जहां पे हमें कैपेसिटी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, वहां हमें नए ऑफिसेस नहीं खोलने पड़ेंगे। तो हमारे सेम ऑफिसेस से हम मल्टीपल गवर्नमेंट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मार्जिन एक तो उससे बढ़ेंगे, दूसरा लोगों की कंज्यूमर साइकी बदल चुकी है। लोग अब बहुत प्रीमियम सर्विसेज ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे प्रीमियम लाउंजेस। लोग चाहते हैं कि हम उनके घर आके सर्विसेज प्रोवाइड करें, मोबाइल बायोमेट्रिक। तो इन सब चीजों में हमें ज्यादा मार्जिन ही मिलता है और लोगों को भी ज्यादा सहूलियत मिलती है। ओके, तो सहूलियत मिलती है, मार्जिन मिलते हैं। तो आपने अभी कहा जैसे 14 से 15% का मार्जिन आप अभी देख रहे हैं, ये इंक्रीमेंट करके समझिए FY23 के एंड तक कितना हो सकता है विद कांस्टेंट एडिशन ऑफ योर सर्विसेज जो आपने बताया? और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये मार्जिन लेवल क्या एक इसका बेस अगर आप रखेंगे बढ़ के, तो वो क्या नंबर होगा जो आप एम कर रहे हैं? देखिए, मार्जिन लेवल अभी जो हमने अचीव कर लिया वो तो सस्टेनेबल लेवल पे है ही। आगे जाकर मेरे को लगता है 2-3% की ग्रोथ तो मिनिमम मार्जिन लेवल पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर होनी चाहिए, हर क्वार्टर में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है। पर अभी मैं नंबर एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि डिपेंड करता है हम कितने नए कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं। बट अगर जो मैं बात कर रहा हूँ बड़े कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंट्रीज के अंदर, वो ज्यादा सर्विस चार्ज प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा मार्जिन मिलते हैं उसमें, तो मुझे लगता है बढ़त सस्टेनेबल लेवल पर होगी जो भी होगी कंपनी की। तो नंबर्स डेफिनेटली सस्टेन होंगे और इससे भी एक 2-3% का इंक्रीमेंट तो आप इमीडिएटली, आई मीन इन अ मीडियम टर्म देखते ही हैं मार्जिन्स में। तो वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। एक क्विक सवाल, हम जानते हैं आपने एक अच्छी न्यूज़ दी शेयर होल्डर्स के लिए, जहां आपने बोनस शेयर्स की बात की है, बोर्ड मिलेगा और बोनस शेयर्स पर एक डिसीजन लेगा। क्या कहना चाहेंगे सर 1 डे अहेड ऑफ द बोर्ड मीटिंग टू आवर शेयर होल्डर्स? नहीं, पहले जो हमने अनाउंस भी करा है ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी लास्ट 5 साल से जब लिस्ट हुई है तब से हम शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए कंपनी का काम कर रहे हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। अब हमें लगता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जैसे बढ़ेगी, शेयर का प्राइस अफोर्डेबल होगा लोगों के लिए। तो आई थिंक यही रीजन की वजह से हम लोगों ने बोनस शेयर अनाउंस करा है। कंपनी में रिजर्व्स पड़े हुए थे बहुत ज्यादा, तो इसीलिए हमने, ये शुरुआत है, हमने जैसे मैंने बताया लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड भी इंटरिम हाईएस्ट दिया है, बोनस भी डिक्लेयर करा है। तो ये शेयर होल्डर्स के फायदों की बस शुरुआत ही है। आगे जाकर हम बहुत सारे फायदे शेयर होल्डर्स के लिए लाना चाहते हैं, जिससे सबका फायदा हो और कंपनी की भी बहुत बढ़त हो। ये तो बहुत ही अच्छा लगा सर ये जान के कि आप शेयर होल्डर्स के हित में बात कर रहे हैं और उनके लिए सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी एक्सपेक्ट करें कि अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स शेयर होल्डर्स के लिए भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिखर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कंपनी के आगे के क्या है प्लान्स और किस तरीके का आउटलुक है बिजनेस को लेकर।